ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। भारतीय मूल के लोगों की महत्ता। भारतीय मूल के विदेशी नेताओं के मामले में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। और ये आप देखिए, विवेक काटजू साहब के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। तो आप देखिए, पूरी दुनिया की नजरें इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर लगी हैं और इस बार के चुनाव के साथ भारतीय कड़ियों का दुर्लभ सहयोग जुड़ा है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनने के बहुत करीब हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने जिन जेडी बेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, उनकी पत्नी ऊषा बेंस की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। और हैरिस और ऊषा दोनों ही दूसरी पीढ़ी की अमेरिकी हैं और बेंस के अपने ससुराल वालों के साथ बहुत मधुर संबंध हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऊषा अपने पति के अभियान में अहम भूमिका निभाएंगी। हैरिस प्रत्यक्ष और ऊषा परोक्ष रूप से भारतीय मूल के उन लोगों की सूची का एक हिस्सा बन गई जो पश्चिमी देशों में उच्च राजनीतिक पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और यह सूची बहुत लंबी है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक कुछ समय पहले तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी भारतीय मूल की हैं और जो दिग्गज उद्यमी एनआर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। ऋषि और अक्षता ने हिंदू धर्म में अपनी आस्था भी कभी नहीं छिपाई। और आप देखिए, आयरलैंड और पुर्तगाल की कमान भी ऐसे नेता संभाल चुके हैं जिनकी जड़ें आंशिक रूप से भारतीय मूल की रही हैं। आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के पिता भारतीय, जबकि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री अंटोनियो कोस्टा के पिता आंशिक रूप से भारतीय थे। भारतीय मूल के लोग कनाडा की राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस, गुयाना, फिजी और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय मूल के लोग सरकारों का नेतृत्व कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश नेता भारत से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति से जुड़ी है। हाल में सुनक के मामले में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि उनके कार्यकाल के दौरान ना तो मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बात आगे बढ़ पाई और न ही विजय माल्या जैसे भगोड़ों के प्रत्यारोपण पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों पर अंकुश लगाने में भी उनकी सरकार नाकाम रही। यह क्या दर्शाता है कि राजनीतिक पटल पर ऐसे लोगों के उभार पर भारत के कुछ वर्गों में जिस प्रकार का उत्साह एवं उल्लास का भाव दिखता है, वह भारत के लिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक या फिर कूटनीतिक लाभ में परिणत नहीं हो पाता है। अब आप देखिए, वो भारतीय मूल से या भारत से उनका जुड़ाव है, लेकिन वो अपने देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसके हिसाब से फैसला लेते हैं, हमारे हिसाब से नहीं लेते हैं। परिस्थितियां यही कहती हैं कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें भारतीय मूल के लोगों यानी पीआईओ और प्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआई के बीच अंतर को समझना होगा। इनमें से एनआरआई तो पूरी तरह से भारतीय हैं, उनके हितों की रक्षा एवं कल्याण का पूरा दरोमदार सरकार का है, जबकि पीआईओ विदेशी हैं जिन्हें भारत के एक प्रकार के आघोषित नागरिक के तौर पर ओसीआई कार्ड धारक के रूप में आप देखते हैं कि गिना जाता है और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। भारतीय संविधान दोहरी राष्ट्रीय ताकि मान्यता नहीं देता है, इसलिए जब कोई भारतीय किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए आप देखिए, ओसीआई कार्ड धारकों के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है और इन कार्ड धारकों के पास भारत के लिए विस्तारित वीजा होता है और वे अन्य विदेशी नागरिकों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक बड़े दायरे में सहभागिता कर सकते हैं। और ऐसे में बेहतर होगा कि ओसीआई कार्ड को कुछ नया नाम दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश ना रहे। भाजपा सरकार ने भारतीय मूल के लोगों और भारत के बीच कड़ियां जोड़ने की ओर काफी ध्यान दिया। इसी कड़ी में प्रवासी भारतीय दिवस जैसे वार्षिक आयोजन के साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी दिए जाते हैं। पीआईओ की भारतीय सांस्कृतिक जड़ों को समृद्ध करने के लिए उन्हें साधने में कोई हर्ज भी नहीं है। पीआईओ को भी भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव की दिशा में हर संभव अवसर दिए जाने चाहिए और जिससे परस्पर लाभ मिल सके। और इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक समय मजदूरों के रूप में गए भारतीयों ने भी विदेश में स्थानीय संस्कृति को अपना लिया। और मॉरिशस की ही मिसाल ले लें तो वहाँ उम्मदराज पीआईओ भले ही आज भी भोजपुरी बोलते हो, लेकिन उनकी युवा पीढ़ी ने उस क्रियोल भाषा को अपना लिया है जिसे अधिकांश मॉरिशस वासी बोलते हैं। अमेरिका जैसे देशों में प्रवासी भारतीयों को अपनी लॉबी बनाने की गुंजाइश दी जाती है ताकि वे अपने मूल के देश
मूल देश और अमेरिका के बीच राजनीतिक कड़ियां जोड़ने का माध्यम बन सके। और वहां सबसे ताकतवर लॉबी यहूदियों की है, जो इजराइल के लिए काम करती है। भारत को भी भारतीय पीआईओ संगठनों के साथ सहभागिता को लेकर हिचकना नहीं चाहिए। वहां भारतीय लॉबी को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए, जो पहले ही काफी सशक्त हो चुकी है। इसी लॉबी ने परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी, और समझौते ने भारत अमेरिका संबंधों की दशा दिशा भी बदल दी थी। और कई यूरोपीय देशों, विशेषकर ब्रिटेन में भी ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि राजनीतिक रूप से सक्रिय पीआईओ की कुछ मुद्दों पर अलग राय से असहजता की स्थिति बन जाती है। अब आप देखिए, खालिस्तान को लेकर अमेरिका और कनाडा में ऐसा देखा भी गया। भारत को पीआईओ की अपनी देशों के प्रति निष्ठा को लेकर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत के साथ उनके जुड़ाव की कड़ी फायदे के बजाय नुकसान का सबक बन जाएगी। कई बार विदेशी नेता पीआईओ के बीच किसी भारतीय नेता की लोकप्रियता का लाभ भी उठाना चाहते हैं, और स्वाभाविक है आप देखेंगे कि भारतीय नेताओं को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति दोधारी तलवार की तरह हो जाती है। अच्छी बात है कि भारत के राजनीतिक दलों ने विदेश में भी अपने प्रकोष्ठ बनाने आरंभ कर दिए। एनआरआई को भारत की राजनीतिक हलचल में दखल का पूरा अधिकार है। हालांकि उन्हें लामबंद करने को लेकर पार्टियों को कुछ संयम का परिचय भी देना चाहिए। लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं विवेक काटजू, इनके द्वारा ये लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। देशघाती साबित होता एक अधिकार। तो सबसे पहले बीते चंद दिनों की कुछ खबरों का संज्ञान लें। 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने छल कपट से मतांतरण पर सजा और कठोर करने का फैसला किया है, और इस संदर्भ में एक संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है। 28 जुलाई को बरेली में से खबर आई कि छल से एक हिंदू युवक को मतांतरित करने के मामले में पादरी सहित 3 लोग गिरफ्तार। इसी तिथि को रतलाम से खबर आई कि खेत में प्रार्थना स्थल बनाकर मतांतरण कराया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस पहुंची तो वहां उसे करीब 150 आदिवासी मिले। पुलिस ने बीमारी ठीक करने का लालच देकर मतांतरण करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा भी किया। 26 जुलाई को मुरादाबाद से खबर आई कि एक फैशन इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षदा खान और उसके पति शहनबाज खान को अपने यहां आने वाली लड़कियों को मतांतरण के लिए प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 25 जुलाई को रांची से समाचार आया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने जंगाई सभा के जरिए आदिवासियों के मतांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन जिलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी, और जहां आप देखिए आदिवासियों का मतांतरण हो रहा है। और उसने यह भी आप देखिए पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मतांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। और इसी तिथि को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और साथ ही मतांतरण के चलते झारखंड में आदिवासी आबादी तेजी से घटती जा रही है। यदि 25 जुलाई के और उससे पहले के समाचार पत्र खंगालें तो देश के किसी न किसी हिस्से से छल कपट से मतांतरण के समाचार मिले हैं। जैसे 10 जुलाई को प्रयागराज से आई खबर का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है, और जिसके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि लोगों को धर्म यानी मत मजहब के पालन की और उसके प्रचार की स्वतंत्रता तो है, लेकिन यह स्वतंत्रता मतांतरण का अधिकार नहीं देती है। यह टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के गरीब हिंदुओं को कष्ट से मुक्ति और बेहतर जीवन का प्रलोभन देकर ईसाई बनाने के आरोप में गिरफ्तार श्रीनिवास राव नाइक को जमानत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से ध्यान आकर्षित तो किया कि संविधान मत विचार को स्वतंत्रता देता है, इसमें आप देखिए मतांतरण का अधिकार नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। संविधान प्रदत्त मत विचार की स्वतंत्रता की आड़ में ही देश में बड़े पैमाने पर छल कपट और लोभ लालच से मतांतरण हो रहा है। इसके चलते देश के कई हिस्सों की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदल चुकी है, अन्य हिस्सों की बदल रही है। मतांतरण की समस्या ने स्वतंत्रता के पहले ही सिर उठा लिया। महात्मा गांधी ईसाई मिशनरियों की ओर से छद्म बल से कराए जाने वाले मतांतरण के प्रबल विरोधी आलोचक थे, पर स्वतंत्रता के बाद सरकार ने ईसाई मिशनरियों को यह जानते हुए भी मत विचार की सुविधा दी कि वे गरीब लोगों को लालच देकर मतांतरण कराने में सक्रिय हैं। दुष्परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूर्वोत्तर के अधिकांश क्षेत्रों में आदिवासियों को ईसाई बना दिया। पूर्वोत्तर के बाद उनकी गिद्ध दृष्टि देश के अन्य आदिवासी बहुल राज्यों उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश पर गई। उन्होंने यहाँ भी आदिवासियों का बड़े पैमाने पर मतांतरण कराना शुरू कर दिया। बीते कुछ दशकों में बिहार से अलग हुए झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई बने, अब भी बन रहे हैं। केरल में ईसाई मिशनरी पहले से ही सक्रिय हैं, फिर वे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी हैं। कुछ समय से वे पंजाब के साथ ही अन्य राज्यों में भी सक्रिय हैं। वास्तव में अब देश का कोई भी हिस्सा उनकी गतिविधियों से अछूता नहीं। संविधान प्रदत्त मत विचार की स्वतंत्रता उनके लिए घातक हथियार बन गई है, क्योंकि वे इस स्वतंत्रता का मनमाना इस्तेमाल मतांतरण के लिए कर रही है। और जैसे आप देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों यह चाहती हैं कि सारी दुनिया के लोग
यीशु की शरण में आ जाएं। वैसे ही इस्लामी मत के प्रचारक और उपदेशक भी, वैसे तो हर मत मजहब के अनुयायी यह इच्छा रखते हैं कि उनकी उपासना पद्धति को अन्य सभी अपनाएं, लेकिन इसकी जैसी भनक ईसाई मिशनरियों और इस्लामी मत प्रचारकों पर सवार है, उसकी मिसाल नहीं है। और ईसाई मिशनरी और इस्लामिक दावा सेंटर अथवा तबलीग करने वाले मत प्रचार के लिए विद्वेष का सहारा लेकर दूसरे मत मजहब को नीचा दिखाते हैं। वे दूसरे मत मजहब वालों के समक्ष पिकारेण यह सिद्ध करते हैं कि उनका ईश्वर, उनका आराध्य झूठा, दीनहीन और शक्तिहीन है। वह आपका कल्याण करने की क्षमता नहीं रखता है। वे उस पर लांछन लगाते हैं और उसकी खामियां गिनाते हैं, और इसके लिए वे दूसरों के धार्मिक ग्रंथों की गलत और मनमानी व्याख्या करके उन्हें बरगलाते हैं। स्पष्ट है कि मत प्रचार के नाम पर संविधान ने एक तरह से दूसरे मत मजहब की धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और साथ ही उनके देवी देवताओं के विरुद्ध विद्वेष प्रचार की स्वतंत्रता दे रखी है। छल कपट और लोह लालच ये आप देखेंगे कि लालच में आप देखते हैं कि इसे मतांतर कराने वाले आजकल के साइबर ठगों में थोड़ा ही अंतर है। साइबर ठग का शिकार व्यक्ति ठगे जाने के बाद जान पाता है कि वह गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया। मतांतरण कराने वालों के चंगुल में फंसे व्यक्ति को अपने साथ हुई धोखेबाजी का आभास होने में समय लगता है, या फिर वह आजीवन धोखे में ही जीता रहता है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, संविधान के भाग 3 को पढ़िए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़िए, और आप देख रहे हैं जो भी राज्य सरकारें कानून ला रही हैं जबरन धर्म परिवर्तन, या आप देखिए लालच में इस तरह की रोक लगाती है। अगर किसी को आप देखते हैं कोई धर्म अपने मन से चुनना है तो वो चुन सकता है, ये स्वतंत्रता देने की बात होती है, कहते हैं मौलिक अधिकार में है। पितिफल, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक वैसे ही आप देखिए प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है जो मिलता ही है। कर्म फल का सिद्धांत स्पष्ट है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कुछ लोग जीवन भर तरह तरह की तिकड़मों और धूर्तता में लगे रहते हैं, अनैतिक कार्यों से धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए भी लोग ये सब प्राप्त भी कर लेते हैं, परंतु जैसे ही समय का पहिया घूमता है तो वे बिलखने लगते हैं, उनका बोया हुआ प्राप्त होने लगता है, उनको उनके कर्मों का प्रतिफल मिलने लगता है, उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान, धन सब कुछ धूसरित होने लगता है। प्रतिफल और कर्मफल में बड़ा अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। प्रतिफल आपके कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आपने गलत किया है तो कभी ना कभी लौटकर गलत ही आपके पास वापस आएगा। आप यह ना सोचें कि गलत करने के पश्चात कुछ श्रेष्ठ आपको प्राप्त होगा। वहीं कर्मफल आपके कर्मों का फल है, जो कर्म या ज्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। फलसल बोते हैं तो वह तमाम परिस्थितियों पर निर्भर होकर पुनः आपको प्राप्त होती है। वर्षा ठीक होगी तो अधिक मिलेगा, कम वर्षा के कारण कम प्राप्त होता है, कम वर्षा के कारण कम प्राप्त होता है। और याद रहे कि सत्कर्मों का प्रतिफल सदैव श्रेष्ठकर होता है। इससे हमें सकारात्मकता प्राप्त होती है। हम यदि यह प्रतिफल हमें उन्नति की ओर अग्रसर करता है। कभी हम किसी को सड़क पार करने में मदद करते हैं या फिर आप देखिए किसी घायल की सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलना निश्चित हो जाता है। अगले कुछ समय बाद जब हम संकट में घिर जाते हैं या कहीं किसी विचित्र स्थिति में फंस जाते हैं तो उस समय कोई ना कोई स्वतः हमारी मदद के लिए पहुंच जाता है और तब हमें प्रतिफल का अनुभव होता है। और इसलिए हमें जीवन में प्रत्येक कर्म सोच समझकर करना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति कभी गलत आचरण नहीं करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प, लेकिन लोग कितना इन बातों पर आजकल फॉलो कर रहे हैं, कितना इन बातों पर चल रहे हैं, ये बात अलग ही है। उद्योगपतियों की भूमिका। प्रधानमंत्री ने बजट के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जो कहा कि देश को विकसित बनाने में उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उससे कोई असहमत नहीं हो सकता है, क्योंकि अनेक देशों का उदाहरण यही बताता है कि उद्योग धंधे ही किसी देश को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को यह भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। वास्तव में उनकी सरकार ने आर्थिक और राजनीतिक विषयों में कई बार दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उसके चलते ही पिछले 10 वर्षों में आर्थिक परिदृश्य बदला है। उन्होंने इस बदले हुए परिदृश्य को विस्तार से रेखांकित करते हुए यह भी बताया कि किस तरह एक समय भारत विश्व की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में गिना जाता था और 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश बन गया है, जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। और आप देखिए इस सब के बाद भी उन्हें इसका आभास होना चाहिए कि भारतीय उद्योग जगत देश को विकसित बनाने के लिए वैसी इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दे पा रहा है जैसे आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, और इसके कारणों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निवारण किया जाना चाहिए। ये आप देखिए केंद्र सरकार अनदेखी नहीं कर सकती है कि देश में उतना निजी निवेश नहीं हो रहा है जितना आप देखिए अपेक्षित है। जो निवेश हो भी रहा है वह दक्षिण और पश्चिम के राज्यों तक अधिक सीमित है। एक समस्या है भी कि भारतीय उद्योग जगत चीनी उद्योग का मुकाबला करने के बजाय उन पर अपनी निर्भरता कम करने के कोई विशेष उपाय नहीं कर रहा है।
उद्योग धंधों का विकास केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि विकसित भारत के इस लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके, यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि चीन के दबदबे को कम करने के साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। यह ठीक है, प्रधानमंत्री ने युवाओं के कौशल अनुभव को बढ़ाने के लिए शुरू की गई इंटर्नशिप योजना का उल्लेख किया है, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि यह योजना रोजगार के अवसर, स्थायी अवसर पैदा करने में समर्थ होगी या उससे रोजगार पैदा करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग जगत ने इस योजना के प्रति कोई बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने क्षेत्र के उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया है, उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की है। यह सही है कि एमएसएमई क्षेत्र को आवश्यक कार्यशील पूंजी कर्ज मिलने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आप देखेंगे इससे अभीष्ट भी की पूर्ति होती नहीं दिख रही है। एमएसएमई क्षेत्र ना तो नवाचार कर पा रहा है और ना ही रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा कर पा रहा है। अब देखिए ग्राम स्वराज, तो ग्रामीणों के लिए इससे बड़ी राहत की बात कुछ और नहीं हो सकती कि उन्हें छोटे छोटे मामलों को लेकर तहसील ना दौड़ना पड़े, और ऐसा तभी संभव है जब उनकी समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही हो। उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालयों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है और लोगों को इसका लाभ भी मिलता भी शुरू हो गया है। और यही वजह है कि राज्य सरकार की इस अभिनव सोच को न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की सराहना मिली, बल्कि पूरे देश के लिए इसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आप देखिए इस तरह के टॉपिक पर आप कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इसका उल्लेख आप लोग वहां देख सकते हैं। गांव की अधिकांश समस्याएं भूमि संबंधी होती हैं, जिससे पट्टा, खतौनी, अतिक्रमण, अवैध तथा अवैध कब्जे मुख्य रूप से होते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को आय, जाति, निवास जैसे प्रमाण पत्रों के लिए भी तहसीलों तक जाना होता है, जहां न सिर्फ उनका समय बर्बाद होता है बल्कि दलालों आदि के चक्कर में फंसकर उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ता है। ग्राम सचिवालय में इन सभी समस्याओं का समाधान है और इनके संचालन में लोगों को रोजगार अलग से मिलेगा। पंचायती राज्य व्यवस्था को मजबूत करके ही गांवों के विकास को गति दी जा सकती है। इस दिशा में ग्राम सचिवालयों की स्थापना महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में आप देखते हैं कि 57,691 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 56,642 पंचायतें बन चुके हैं और वहाँ सचिवालय व्यवस्था प्रभावी है। चूंकि इनमें लगे कंप्यूटरों को पंचायत गेटवे पोर्टल से भी लिंक कर दिया गया, इसलिए भुगतान प्रक्रिया भी सरल हो गई है और व्यक्ति विशेष का चेहरा देखकर भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर से जनहित गारंटी के तहत आने वाली राजनेताओं वाली योजनाओं का लाभ भी लोग ले सकते हैं। कहा जा सकता है ग्राम स्वराज की ओर यह सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, अच्छी पहल है। और आप देखिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो तो ग्रामीण यानी कि पंचायत स्तर पर अच्छे से व्यवस्थित करवाई जा सकती है ना, अगर इच्छा शक्ति हो तो। धान की खेती और ग्लोबल वार्मिंग, तो चावल दुनिया भर में उगाई और खाई जाने वाली एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, जबकि भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देख लीजिए ये है, आप देखेंगे चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। तो बंगाल, आप देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब मिलकर देश की कुल 36% चावल का उत्पादन करते हैं। हर साल मानसून के आगमन के साथ ही विभिन्न हिस्सों में धान की रोपाई प्रारंभ हो जाती है। धान एक खरीफ फसल है, इसे उपजाने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह भी विचारणीय है कि धान की खेती बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है। एशियाई विकास बैंक के मुताबिक धान की खेती से 8% कृषि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। इसकी खेती विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करती है। पानी से लबालब भरे धान के खेतों तथा प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक भी मीथेन उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं। और वहीं चावल प्राप्ति के बाद उससे भूसे और खेतों में पराली जलाने से मीथेन समेत अनेक जहरीली गैसें उत्सर्जित होती हैं। दरअसल धान के खेतों में पानी भर जाने से मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और जिससे मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक दुनिया भर में केवल चावल की पैदावार वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लगभग 12% और कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 1.5% हिस्से के लिए उत्तरदायी है। और वियतनाम में पूरे परिवहन क्षेत्र में जितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उससे कहीं अधिक उत्सर्जन चावल की खेती से होता है। मीथेन एक प्रमुख शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 30 गुना अधिक शक्तिशाली है। मीथेन जब एक बार वायुमंडल में प्रवेश करता है तो लगभग 1 दशक तक वहां विद्यमान रहता है। हालांकि धान की खेती की तकनीक में बदलाव लाकर इसे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक बनाया जा सकता है और इससे किसानों के जीवन को भी संवारा जा सकता है। वैकल्पिक गीलापन और सूखा पद्धति अपनाकर मीथेन उत्सर्जन को 48% तक कम किया जा सकता है। इस तकनीक के तहत धान के खेतों में हमेशा पानी भरने की वजह समय समय पर खेतों से पानी की निकासी की जाती है और पुनः जरूरत होने पर पानी भरा रह जाता है। वियतनाम, कोलंबिया, बांग्लादेश में यह लोकप्रिय है। मीथेन के नुकसान के बारे में किसानों को भी जागरूक
करने की आवश्यकता है। बहरहाल जलवायु परिवर्तन से निपटने में धान की अक्लमंद खेती बड़ा योगदान दे सकती है। एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं, एशियाई विकास बैंक के बारे में। और इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। देख लीजिए, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अभी वर्तमान में इसमें मेंबर कितने हैं? 68 कंट्रीज हैं इसमें। यहाँ भी आप देखिए कुछ टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो जाकर वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। ये सुधार की प्रतीक्षा करता G20 समूह, ग्रुप 20 की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो समेत कई शहर G20 के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी से जगमगा रहे हैं। विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के इस सालाना शिखर सम्मेलन में इस बार दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति पर 2% न्यूनतम कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा तेज है। 21 मेंबर हो चुके हैं G20 में, अफ्रीकी संघ भी जुड़ गया ना। और इस प्रगतिशील कराधान दृष्टिकोण से विश्व के 3000 अरबपति प्रभावित होंगे और इनके पास $1 अरब से अधिक की संपत्ति है, जबकि ये 2% से कम वार्षिक आयकर का भुगतान करते हैं। दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक असमानता एवं संपत्ति के केंद्रीकरण के बीच भले ही यह प्रस्ताव आकर्षक लगता हो, पर इसका क्रियान्वयन दूर की कौड़ी है। इसके पीछे G20 के प्रस्ताव के क्रियान्वयन की कोई अनिवार्यता न होना बड़ी वजह है। 26 सितंबर 1999 को तत्कालीन एशियाई वित्तीय संकट के समाधान का रास्ता खोजने के लिए स्थापित G20 में 19 देश सम्मिलित थे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, मैक्सिको और रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को भी G20 में जगह दी गई। 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और विश्व के 80% कारोबार और 60% आबादी की प्रतिनिधित्व करने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मंच को लंबे समय से सुधारों का इंतजार है। G20 के खाते में अब तक 2008 के आर्थिक संकट के दौरान राहत पैकेज जारी करने के अलावा कोई अन्य बड़ी उपलब्धि नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन में पारित घोषणा पत्रों को देखें तो इसमें समाहित मुद्दे और प्रस्ताव की शब्दावली लगभग एक जैसी होती है। और एक तरफ आप देखते हैं तो इसके प्रस्ताव अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन किसी भी देश के लिए बाध्यकारी ना होने के कारण यह सिर्फ कागज में कैद होकर रह जाते हैं। यह ना तो संधि है और ना ही इन्हें द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय समझौते के रूप में सदस्य देश इन्हें मान्यता देते हैं। ऐसे में ये सुझाव हर अगले शिखर सम्मेलन में लक्ष्यदार शब्दावली में दोहरा दिए जाते हैं। G20 के घोषणा पत्रों की अगले शिखर सम्मेलन में समीक्षा हो, ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलता है। लगता है अंतर्राष्ट्रीय मंच सिर्फ संवाद और पर्यटन गतिविधियों का सालाना आयोजन बनकर रह गया। आज दुनिया पर्यावरण एवं युद्ध जनित खाद्यान्न संकट से जूझ रही है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 80% हिस्सेदारी G20 देश रखते हैं। ऐसे में इस समूह के घोषणा पत्रों को यदि जमीन पर उतारा जाए तो यह कई वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब आप देखिए G20 के बारे में आपने बता दिया, इसमें जो कमियां हैं उनके बारे में बता दीजिए आप लोग। अनिवार्य रूप से क्रियान्वित हो प्रस्ताव, अब इसमें सुधार किस तरह से हो सकता है वो आपको बताना चाहिए। यही तो विश्लेषण करने की शक्ति आपके पास क्षमता हो जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप का हर साल दुनिया भर को इंतजार रहता है, क्योंकि वहां पारित प्रस्ताव दुनिया भर की नीतियों को प्रभावित करते हैं। पेरिस समझौता 2015 हो या फिर COP 27 से निकले हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष में सभी सदस्य देशों की भागीदारी सुनिश्चित है। बेहतर होगा कि G20 देश अपना साझा ग्रीन फंड स्थापित करें और G20 के प्रत्येक घोषणा पत्र में हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की बात दोहराई जाती है। अगर आप लोग G20 में सुधार की कुछ बातें लिख रहे हैं तो इसका भी उल्लेख वहां कर सकते हैं। और लेकिन इनके सदस्य देशों के बीच तकनीक, नवाचार और बौद्धिक संपदा को लेकर साझा प्रोत्साहन तो दूर अड़चन अधिक है। इसका अपना वित्तीय कोष न होने से यह दुनिया के किसी बड़े मुद्दे पर आर्थिक सहयोग जैसी स्थिति में असहाय आप देखते हैं कि क्या दिखाई देता है, असहाय रहता है। श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक सुधार पर G20 हर साल सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों पर बल देता है, जबकि इसके सदस्य देशों में काम करने वाले कर्मचारी एक देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए जाते हैं और लौटने की स्थिति में उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से वंचित होना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें बकाया वेतन भत्ते और बीमा सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। और आप देखिए घोषणा पत्रों की हो समीक्षा, ये भी आप लोग सुझाव के रूप में बता सकते हैं। वर्ष 2018 के अर्जेंटीना घोषणा पत्र में मानवता के
हित में हर मुद्दे पर प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। शिखर सम्मेलन में बच्चों के विकास से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पर G20 देशों ने बाद के वर्षों में साझा रूप से कोई भी कदम नहीं उठाया। इस दिशा में G20 द्वारा बाल श्रम समेत शरणार्थी समस्या, युद्ध में बच्चों पर हुए हमलों जैसे मुद्दों पर ठोस पहल की जा सकती थी। वर्ष 2021 के रोम घोषणा पत्र में कोरोना के वैश्विक संकट का उल्लेख करते हुए बहुपक्षीय सहयोग, वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति चिंता, स्वास्थ्य, समावेशी विकास को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया गया। वर्ष 2022 के बाली घोषणा पत्र में 52 अलग अलग मुद्दों पर दुनिया की समस्याओं और उन पर चिंता जाहिर की गई। इटली के मटेरा में 2021 में G20 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ। यह अभी ठंडे बस्ते में है, जबकि 2030 तक दुनिया भर में 80.4 लोग ये आप देखेंगे कि खाद्यान्न संकट की चपेट में होंगे। साल 2021 में ये करोड़ में आप देखेंगे। 2021 में ही रोम शिखर सम्मेलन में जलवायु संकट से निपटने पर प्रभावी कार्रवाई की बात की गई। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में नए निवेश पर रोक लगाने की बात दोहराई गई, जबकि अगले ही साल कोयला से तैयार होने वाली बिजली का अनुपात और बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2023 में कोयले पर निवेश से 10% बढ़ा। विकसित देश नहीं चाहते G20 में सुधार। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पिछले दशकों में मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में हुए तनाव पर भी G20 कोई निर्णायक भूमिका निर्वहन नहीं कर सका। रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हालात में G7 के कई सदस्य, विशेषकर यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों का अड़ियल रवैया जग जाहिर है। G20 में सुधारों को अपनाने में देरी की एक बड़ी वजह G7 में शामिल देश भी हैं। आखिर G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें आप देखते हैं कि 7 देश हैं। कौन कौन है? इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। और देखिए, वे इस अंतर्राष्ट्रीय समूह को बिना दांत वाले शेर की तरह कायम रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें विकासशील और छोटे देशों के साथ तकनीक और वित्तीय जवाबदेही ना उठानी पड़े। अमेरिका और चीन तथा रूस की खेमेबंदी का असर भी G20 के शिखर सम्मेलन पर पड़ता है। इस बार इसके वार्षिक शिखर सम्मेलनों में खर्च होने वाले अरबों रुपए और संसाधन विकसित और विकासशील देशों में नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले थिंक टैंक के लिए आर्थिक लाभ का अवसर होते हैं। ऐसे में जो थिंक टैंक 5 सितारा होटलों में दुनिया भर की समस्याओं के समाधान पर आए दिन मंथन करते हैं, वे भी इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में सुधार को लेकर मुखर नहीं होते हैं। भारत G20 सुधार को दी गई भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ को 2023 में सदस्य बनाने के बाद भी कई छोटे और द्वीपीय देशों को G20 में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और इससे छोटी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों को सम्मिलित करने की कोई प्रतिक्रिया का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। इस समूह की सदस्यता नहीं रखने के वाले देशों को एक उपसमूह में शामिल किया जा सकता है। छोटे देशों के उपसमूह को यदि इसकी मेजबानी दी जाती है तो यह समावेशी रूप लेगा। G20 का यदि एक स्थायी मुख्यालय हो तो इसका कामकाज और प्रभावी बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में नई विश्व व्यवस्था के उदय के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने कई तरह के मुद्दे उभरे हैं और इनके समाधान के लिए स्थायी सचिवालय का होना आवश्यक है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलवाकर 50 से अधिक देशों को भी G20 में प्रतिनिधित्व दिया है। भारत यदि G20 में सुधार का वकालत करता है तो इसका सीधा लाभ छोटे और विकासशील देशों को होगा और इससे वैश्विक समस्याओं के प्रति विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इस सुधार के अभाव में प्रभाव होता संयुक्त राष्ट्र। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार की बात होती रहती है ना। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़े संगठनों में संगठनात्मक स्तर पर सुधार के स्वर तेज हो रहे हैं। गाजा पट्टी में अशांति से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध से संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करता है। एक और देखिए, यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। इसकी भी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जो 6 अंग है ना यूएन के, उसी में से आप देखते हैं, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आप देखिए 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। इन 5 के पास विशेष पावर है, वीटो पावर है। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं विवाद खड़ा होता रहता है। अब आप देखिए, सुरक्षा परिषद में सदस्यता 5 स्थायी सदस्यों की वीटो अधिकार और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे को बहुपक्षीय बहुध्रुवीय विषय में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देश जो दुनिया की बड़ी आबादी और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके पास वीटो नहीं है। ऐसे में वीटो शक्ति पक्षपातपूर्ण हो जाती है। कई बार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिबंध विधेयक या फिर मसौदे को क्रियान्वयन करने में वीटो बाधक बनता है। सुरक्षा परिषद का प्रभाव कम होने से कमजोर या फिर कम शक्तिशाली देश भी उसके प्रस्ताव को खारिज
करने से गुरजते नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संगठनों जैसे विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कई निर्णयों में विकसित देशों का दबाव साफ नजर आता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के साथ ही दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन में विश्व बैंक की अहम भूमिका रही है। लेकिन कोरोना संकट के बाद जिस तरह कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाएं कर्ज के बोझ तले चरमराई, उससे इन वित्तीय संगठनों को नए सिरे से अपनी भूमिका तलाशनी होगी। कोविड महामारी के दौरान IMF से G7 देशों को $280 अरब का आर्थिक सहयोग मिला, उनकी आबादी जिनकी आबादी लगभग 77 करोड़ है, जबकि समान अवधि में 1 अरब से अधिक आबादी वाले विकासशील देशों को सिर्फ $8 अरब का आर्थिक सहयोग की नसीब हुआ। विश्व बैंक ने फंडिंग प्रक्रियाओं को भले ही सार्वजनिक किया हो, लेकिन इसके शीर्ष पदों पर नियुक्त समेत निर्णय प्रक्रिया में भी अमेरिका और यूरोपीय संघ का दबदबा नजर आता है। देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और IMF की बात करें तो ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। इसकी स्थापना आप देखेंगे 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 देश इसमें सदस्य हैं। तो इस संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? हर साल पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अभी पढ़ना हो बजट की निर्मल धारा से वंचित हरियाणा, देख सकते हैं आप लोग। अब भाजपा नेता हरियाणा के लिए केंद्र से कर रहे हैं विशेष पैकेज की मांग। आप देखिए, बिहार को और आंध्र प्रदेश को मिल गया ना ये डिजिटल यूनिवर्सिटी की राय, तो इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। एक काम का भी लग रहा है, लग क्या रहा है। और देखिए, PDF आपको मिल जाती है, तो आप लोगों को अगर कोई पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल की गई। केंद्र सरकार द्वारा 2022 में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का ऐलान किया गया था। अभी कुछ ही दिन पूर्व पेश आम बजट में इसके गठन के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया है। और इस धनराशि से राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आप देखिए अध्ययन सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय शिक्षा में डिजिटलीकरण के समावेश का ही सुपरिणाम है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन के उपरांत विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का एक भंडार खुल जाएगा। चूंकि विश्वविद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, अंततः इसके लिए किसी भी बड़े कैंपस की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक छोटा कैंपस बनाकर ही शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। आरंभ में इस विश्वविद्यालय की शुरुआत सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से होगी, लेकिन बाद में वे सभी कोर्स भी इसमें उपलब्ध होंगे जो भारत अथवा विश्व के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम में सीटों की कोई निश्चित संख्या नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा होगी कि वे किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान से आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करके राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के डिजिटल कंटेंट स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिविटी लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स अर्थात स्वयं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होस्ट होगा, जबकि तकनीकी एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जिम्मेदारी समर्थ प्लेटफॉर्म की होगी। देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए यह सुविधा रहेगी और यदि वे राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की शर्तों का पालन करते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर कर सकेंगे। आज हम भले ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हों, किंतु कहीं ना कहीं आज भी विद्यार्थियों का विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर झुकाव बना हुआ है। उच्च शिक्षा में लगातार सुधार एवं नवोन्मेष को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान आरंभ किया गया और जिसके लिए 1814 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। इस अभियान का मूल उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व के शीर्ष 100 संस्थाओं में स्थान दिलाने, उनको निरंतर अपग्रेड करते रहने का प्रयत्न करना है। निसंदेह केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की दिशा में किया गया यह अद्भुत प्रयोग बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पूर्णता छात्रोन्मुखी है। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने और पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन मोड में आने के उपरांत निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव की एक श्रृंखला परिलक्षित होगी और इससे सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण करके जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखेगा वह अपने समक्ष अनेक अवसर उपलब्ध पाएगा और अवसर एवं विकल्पों के मामले में संकीर्णता एवं सीमा को छोड़कर व्यापकता की ओर बढ़ने की लिए नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण मिशन है। आज उच्च शिक्षा का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। विद्यार्थियों के लिए चंद विषयों तक ही सीमित रहना अनिवार्य नहीं है। अब तो विद्यार्थी अपना मन चाहा विषय संयोजन चयनित करके अपने करियर की दिशा में तेजी से आगे से कदम बढ़ा सकते हैं। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में आ जाने के उपरांत विद्यार्थियों की वे सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जो उनके लिए प्रवेश, विषय चयन, संस्थान चयन आदि बिंदुओं को लेकर एक चुनौतीपूर्ण एवं असमंजस युक्त
युक्त स्थिति को जन्म देता है। हालांकि इस विश्वविद्यालय के सामने कुछ चुनौतियां भी आएंगी। उदाहरण के लिए डिजिटल निरक्षरता एक ऐसी चुनौती है जो इस मिशन के विकास में बाधक बन सकती है। और भारत के विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो डिजिटल तकनीक से पूर्ण रूपेण परिचित नहीं है, जबकि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के सपनों को साकार होने के लिए डिजिटल साक्षरता नितांत आवश्यक है। और आप देखते हैं कि आवश्यक है। इस चुनौती का निराकरण करने के लिए शासन द्वारा विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित करके डिजिटलीकरण के प्रति उनके रुझान को प्रोत्साहित करने का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। डिजिटल विश्वविद्यालय की राह में एक अन्य चुनौतीपूर्ण इंटरनेट सुविधा का अभाव है। गांव-गांव और घर-घर तक इंटरनेट एवं बिजली की सुविधा को सुनिश्चित करके ही देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को डिजिटल यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण मिशन से लाभान्वित किया जा सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि यदि कुछ लोग छोटी मोटी समस्याएं एवं बाधाओं को दरकिनार कर दिया जाए तो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी हर हालत में एक विकासोन्मुख पहल है और इसके क्रियान्वयन से शिक्षा में नवाचार, नवोन्मेष और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है आपके दैनिक जागरण के संपादकीय पाठ की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से देखिए शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद।